हेलो एवरीवन। तो मैं डीसी शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ एक खास स्टैटिक जीके का टॉपिक, जिसमें हम हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं ये आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ है क्वेश्चन आंसर की, ये कंटिन्यू करेंगे हम कुछ दिन के लिए। और जो आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी चेसल दोनों के लिए बहुत उपयोगी है ये, और ख़ासकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि अगर कुछ विशेष टॉपिक की भी वीडियो अलग से बनानी हो तो आप प्लीज़ बताएं। और इसके अलावा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट हमने शुरू कर रखा है, भारतीय राज्य व्यवस्था का। हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट करवा दिया है। और आप देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री की जो हमारी प्रीवियस वीडियो हैं, उनसे अभी इस पीडीएफ में भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के हैं जो आज मैं करवाऊँगा, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने खुद को खलीफा घोषित किया? तो खलीफा घोषित किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैं बता देता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको खलीफा के बारे में बताता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, लाख बख्श, या फिर उसको कहा जाता है हजार दिनारी। ठीक है, हजार दिनारी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली का सम्राट बना था और इसने गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, गुलाम वंश क्यों था? क्योंकि ये गुलाम था किसका? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में और ये उसका गुलाम था, तो दिल्ली पर ये शासन करता है। मोहम्मद गोरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को। और 1175 का युद्ध हुआ पहला, 1191 का, 1192 के तरह इनके दो युद्ध हुए, और 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। ठीक है, 1206 में इसकी वापस लौटते समय काबुल के निकट इसको मार दिया जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो कौन बनता है? ये बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, सॉरी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है, ये अलग है, सॉरी। ठीक है, ये खिलजी वंश से संबंधित है। खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, और इसने किलो खेरी को अपनी राजधानी बनाया था, किलो खेरी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श हजार दिनारी कहा जाता है, ये अलग है। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये खिलजी वंश में। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद में आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और इसी ने दक्षिण अभियान आक्रमण किया था। इसने चित्तौड़गढ़ पर भी आक्रमण किया था, चित्तौड़गढ़। और जो रानी पद्मावती की जो जौहर की घटना है, सती होने की पर घटना है, वो इसी से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग थे। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये दोनों अलग अलग हैं। दोनों के बारे में बता दिया है मैंने। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद बनते हैं अलग से मुबारक खिलजी। ठीक है, तो ये है। अब मैं आपको बता रहा था खलीफा। खलीफा क्या है? एक मुस्लिमों में धर्मगुरु का एक पद होता है, खलीफा। ठीक है, और ये कहाँ पे होता था? तुर्की। तुर्की, जिसका पुराना नाम टर्की। ठीक है, इसको यूरोप का रोगी भी कहा जाता है, तुर्की को। तो वहाँ पे होता था। और 1924 में यहाँ का एक शासक था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, उसने इस पद को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, जो खलीफा का पद था। ठीक है, नेक्स्ट राजा बिम्बिसार
के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। यानी कि राजा बिंबिसार ने, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की चिकित्सा के लिए अपने किस राज्य वैद्य को भेजा, तो वो राज्य वैद्य है जीवक। ठीक है, जीवक। देखो, हर्यक वंश आता है। मगध 16 महाजनपद थे एक समय में प्राचीन भारत में, और उनमें से मगध एक प्रसिद्ध राज्य होता था, और उन पे एक हर्यक वंश का राज हुआ सबसे पहले। ठीक है, हर्यक वंश में था बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार की हत्या कर देता है उसका पुत्र कौन, अजातशत्रु। ठीक है, और अजातशत्रु फेमस है, इसके टाइम में पहली बौद्ध संगति हुई। ठीक है, और इसने राजधानी बनाया था राजगृह को। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति। ठीक है, वो किसके टाइम में हुई, अजातशत्रु के टाइम में। देखो ये याद रखते हैं, बिंबिसार ने तो भेजा महात्मा बुद्ध के लिए अपने राजवैद जीवक को। ठीक है, और उसके बेटे ने, बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने क्या किया, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। ठीक है, तो कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं था मुजफ्फर अहमद। ठीक है, ये षड्यंत्र होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में वीडियो में कवर कर किए हैं हमने, जैसे 1925 काकोरी षड्यंत्र। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा कि इसको काकोरी डकैती के नाम से जाना जाए, ना कि काकोरी षड्यंत्र के नाम से। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, ये सारे इसमें शामिल थे जिन्होंने एक ट्रेन को लूटा था और उस के बदले हथियार लाने की इनकी प्लानिंग थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। और ये जो व्यक्ति था 1784 में, 1784 में इसने स्थापना की थी। ठीक है, किसकी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। आप जब देखेंगे कि जैसे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, अंग्रेज भारत आते हैं, उसके बावजूद 1757 में प्लासी का युद्ध होता है जो बंगाल में ही होता है। उसके बाद सारी गतिविधियां 20वीं सदी तक लगभग वो बंगाल में केंद्रित होती हैं। ठीक है, ये व्यक्ति था, इसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, सर विलियम जोन्स। और एक बात और, इसने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, अगर ये पूछा जाए भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो वो किया सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। ये सॉरी राष्ट्रीय कांग्रेस है यहाँ पे। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। तो भाई लाला लाजपत राय ने कभी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, बाकी इन सब ने की थी। ठीक है, और बात बता दूं, 1885 में लॉर्ड डफरिन वायसराय होते हैं, उनके टाइम में कांग्रेस की स्थापना होती है। पहले अध्यक्ष बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये पूछा जाए कि पहले पारसी, तो दादा भाई नारोजी। ठीक है, अगर ये पूछा जाए पहले मुस्लिम, तो वो बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। अगर ये पूछा जाए कि पहले अंग्रेज, तो वो बनते हैं जॉर्ज यूले। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा महात्मा गांधी बनते हैं 1924 में बेलगाम में। पहली महिला 1917 में बनती है एनी बेसेंट। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि भारतीय महिला, तो 1925 में बनती है सरोजनी नायडू। ठीक है, 1924 में बेलगाम में गांधी जी बने हैं पहली और अंतिम बार। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस बने हैं 38 में और 1939 में। ये त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन थे, उनमें बनते हैं। तो ये कांग्रेस का है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश
इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्य परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? यानी कि जो भारतीय परिषद अधिनियम थे उनमें से कौन से ने जो वायसराय था गवर्नर जनरल और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी कार्यकारी परिषद, काउंसिल का मतलब कोई परिषद, ठीक है, उसको और अधिक बल प्रदान किया? तो ये किया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और ये कैनिंग के टाइम में होता है। आप याद रखें, कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। देखो क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है तो ब्रिटेन ने क्या किया, कंपनी का शासन भारत पे ख़त्म कर दिया और ब्रिटिश संसद का शासन शुरू हो गया भारत में। और 1858 में ये बदला हुआ कि गवर्नर जनरल ना कह करके अब क्या कहा जाएगा, वायसराय। वायसराय का पद शुरू किया और वायसराय का जो पहला पद लेने वाला था वो था लॉर्ड कैनिंग। 1861 में और है हाई कोर्ट एक्ट पारित होते हैं, ठीक है। 3 बड़ी जगह मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, ठीक है, तीनों जगह हाई कोर्ट की स्थापना होती है। तो ये था लॉर्ड कैनिंग से संबंधित। एक 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत भी की। स्वाभिमान आंदोलन के किसके द्वारा शुरू किया गया था? C.H. अन्नादुरई, E.V. रामास्वामी नायकर, लक्ष्मी नरसू, अयोथी नासो। तो देखो ये था E.V. रामास्वामी नायकर, ये साउथ से संबंधित थे, दक्षिण, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि दक्षिण में आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई तो E.V. रामास्वामी नायकर। और एक बात मैं और बता दूं, दक्षिण का जो साहित्य है उसको कहा जाता है संगम साहित्य, ठीक है, संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। जेम्स प्रिंसेप को खालिस्तान में प्रयुक्त लिपि को समझने का श्रेय दिया जाता है। तो जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है भाई खरोष्ठी लिपि, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ से शुरुआत होती है। अशोक के शिलालेख हैं और अशोक के शिलालेखों को अगर सबसे पहले किसी व्यक्ति ने देखा तो वो देखा टी फैंथलर ने, ठीक है। और सबसे पहले किसी व्यक्ति ने पढ़ा तो वो पढ़ा जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। चार प्रकार की लिपियां थी, ब्राह्मी, दूसरी थी अशोक के शिलालेखों की खरोष्ठी, तीसरी थी अरमेइक और जो फोर्थ थी वो थी ग्रीक, ठीक है। तो अशोक के शिलालेख इन 4 लिपियों से संबंधित है, ठीक है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कई बार पूछ लेते हैं अशोक के कौन से युद्ध शिलालेख में, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। टोपरा अभिलेख है हरियाणा में, ठीक है, मेरठ है, बाबरू अभिलेख भी है जो राजस्थान में है। तो ये कई अभिलेख हैं जो अशोक से संबंधित है। तमिल कम प्राचीन तमिल देश का नाम वर्तमान समय के तमिलनाडु भागों के अलावा शामिल है आंध्र प्रदेश और केरल, कर्नाटक और केरल, केरल और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो इनमें है भाई कर्नाटक और केरल। देखो तमिल कम जो एरिया होता था उसमें ये 3 थे, तमिलनाडु वर्तमान में कर्नाटक और केरल, ठीक है। यहाँ पे कभी चोल वंश का राज्य हुआ, पांड्य चेर वंश के राज्य, ठीक है, और दक्षिण में बहमनी साम्राज्य। इनका शासन इन प्रदेशों में रहा। मालफुजात साहित्य है, तो मालफुजात जो साहित्य है सूफी नेताओं द्वारा प्रवचन, सूफियों द्वारा सूफीवाद के सिद्धांत और प्रथाओं पर लिखे गए ग्रंथ, सूफी आदेशों के जीवनी शब्दकोश,
सूफियों द्वारा लिखे गए पत्र। तो इनमें से आएगा भाई सूफी नेताओं द्वारा प्रवचन। ठीक है, सूफी संप्रदाय। सूफी संप्रदाय, ये पूछ लिया जाए कि सूफी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, तो देखो इस्लाम में पुरानी जो रूढ़ियां थी या कुप्रथाएं थी, ठीक है, उनको अलग करके इस्लाम में भक्ति आंदोलन जो हुआ उसको सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे व्यक्ति थे, जैसे भारत में शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, ये सूफी संत थे। उनके बाद आते हैं बाबा फरीद, ठीक है, फिर आते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख चिश्ती, और इन्होंने जो अपना आंदोलन की जो मेन जगह थी वो थी इनकी अजमेर, इनकी दरगाह भी है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। एक है निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे और इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे वो थे अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो। और निजामुद्दीन औलिया बलबन के समकालीन थे। बलबन रक्त पिपासु, जिसने लो एवं रक्त की नीति अपनाई, क्रूर शासक, उसके समकालीन थे। ठीक है, और ये गुलाम वंश से संबंधित है। तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुए अमीर खुसरो, जिन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया। ठीक है, अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं वीणा। देखो वीणा जो है वो प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र है, वीणा नहीं है। लेकिन सितार का जो आविष्कार किया वीणा से अलग हट करके, इसका एक अरबी भाषा में जो शब्द होता है वो होता है सहतार। सहतार का मतलब होता है 3 तार। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होती है। तो सितार की शुरुआत जो की थी वो की थी अमीर खुसरो ने। इसको कहा जाता है तोताए हिंद, तोताए हिंद। ठीक है, या खड़ी बोली का प्रथम कवि, खड़ी बोली का प्रथम कवि, वो भी कहा जाता है अमीर खुसरो को, तोताए हिंद। नेक्स्ट, 1929 में आयोजित कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसके लिए प्रसिद्ध था? साइमन कमीशन का बहिष्कार, भगत सिंह की मौत की सजा को कम करने की मांग, कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज्य को अपनाना, कांग्रेस द्वारा नो रेंट नो टैक्स अभियान शुरू करना। देखो साइमन कमीशन का जो बहिष्कार है वो पहले ही हो चुका, ठीक है, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1927 में साइमन कमीशन जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित हुआ था। 1928 में उसका विरोध हो चुका था, लाहौर में विरोध किया गया था, और उसके बदले में जब विरोध हुआ तो लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की। ठीक है, भगत सिंह की मौत की सज़ा को कम करने की मांग ये नहीं है, क्योंकि भगत सिंह की मौत की सज़ा की जो मांग आती है वो बाद में आती है। कैसे? 1929 में इन्होंने जो दिल्ली विधानसभा थी उसमें बम फेंका है और इनके ऊपर फिर राजद्रोह का मुकदमा लगता है, सेडिशन। ठीक है, IPC 121, भारतीय पेनल दंड संहिता 121। ठीक है, उसके बाद की बातें हैं ये 1929 की उस टाइम की बातें नहीं है। कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज्य को अपनाया। कांग्रेस ने 1929 में अधिवेशन हुआ था लाहौर। अब लाहौर है रावी नदी के किनारे। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने अपना सम्मेलन किया था, कांग्रेस ने, कांग्रेस का अधिवेशन था। उन्होंने पूर्ण स्वराज्य को अपनाया और 26 जनवरी को मनाने की शुरुआत भी यहीं से होती है। ठीक है, कांग्रेस द्वारा नो रेंट नो टैक्स, ये भी रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर है कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज्य को अपनाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा निम्न में से किस विदेशी यात्रियों में से किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था?
अल मसूदी, अबू जैद, इब्न बतूता, इब्न हकली। तो आपको पता है कि इब्न बतूता भारत आया था, और किसके टाइम में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। और ये यात्री था मोरक्को। मोरक्को एक देश है अफ्रीका का, ठीक है, अफ्रीका का देश है। और इब्न बतूता को यहाँ केवल काजी नहीं बनाया, इसने इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भी भेजा अपना दूत बना करके, ठीक है, राजदूत बना करके चीन भी भेजा। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। एक तो इसको कहा जाता है पढ़ा लिखा मूर्ख या पागल बादशाह। पढ़ा लिखा मूर्ख या पागल बादशाह। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। सांकेतिक मुद्रा क्या थी? इसने चमड़े के सिक्के चला लिए। अब चमड़े के सिक्के चला दिए तो बहुत सारे लोगों ने अपने आप ही खुद बना ली, ठीक है, इसलिए राजस्व घाटा हुआ, इसलिए इसको बाद में बंद करना पड़ा। ये पागल कहा इसीलिए इसको। एक इसने दिल्ली से राजधानी अपनी दूसरी जगह स्थापित की, देवगिरी, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम की बात है। हाँ, मोरक्को के बारे में। मोरक्को अफ्रीका का देश है, और मोरक्को और स्पेन ये यूरोप का देश है। ये दोनों देश ये यूरोप और अफ्रीका की सीमा पर स्थित है, मोरक्को। और इनके बीच में एक जल संधि है, उसको बोला जाता है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। जिब्राल्टर जो सागर है उसको कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, ठीक है। तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक, पागल बादशाह, पढ़ा लिखा मूर्ख बादशाह, सांकेतिक मुद्रा जारी की, देवगिरी राजधानी स्थापित की, और इब्न बतूता इसके टाइम में भारत आया, ठीक है। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली दूर है, दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। कौन से वंश से संबंधित है ये? तुगलक वंश से। निम्न में से कौन सा शिलालेख रेशम बुनकरों के एक गिल्ड के इतिहास को दर्ज करता है? तो रेशम बुनकरों से संबंधित जो करता है वो करता है मंदसौर, और मंदसौर जो जगह है वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। यहाँ बहुत सारी जनजातियाँ हैं, ठीक है। और मंदसौर में रहने वाली एक जनजाति है जो रावण की पूजा करते हैं, ठीक है, रावण की पूजा करते हैं। ये मानते हैं ये कि जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी वो यहीं से थी, इसलिए उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। मंदसौर शिलालेख ये मध्य प्रदेश में और ये रेशम बुनकरों के लिए एक गिल्ड के इतिहास को दर्ज करता है। शासकों के नाम और छवियों वाले पहले सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो सबसे पहले अगर भारत में आक्रमण की शुरुआत करें तो सबसे पहले आए हिंदी यूनानी, ठीक है, इंडो ग्रीक जिसे बोलते हैं। फिर आए शक, फिर आए पल्लव, और फिर आते हैं कुषाण, ठीक है। पल्लव अलग है, ये दक्षिण भारत में है, और पल्लव अलग है, ठीक है, ये दक्षिण भारत में आए थे बाद में। पल्लव वंश के नरसिंह देव वर्मन जिन्होंने ये मंदिर बनवाए थे। हिंदी यूनानी, हिंदी यूनानी शासक है जैसे मिनाइंडर, ठीक है, ये अलग है। और मिनाइंडर के लिए एक ग्रंथ लिखा था मिलिंद पनो। मिलिंद पनो में हिंदी यूनानी शासक मिनाइंडर और उस समय के एक बौद्ध भिक्षु थे नागार्जुन, जिसको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, उनके बीच संवाद का वर्णन है मिलिंद पनो जो ग्रंथ है उसमें। तो हिंदी यूनानी इन्होंने सबसे पहले सिक्के चलाए, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि शासकों के नाम और छवियों वाले सिक्के किसने चलाए तो इंडो यूनानी या हिंदू यूनानियों ने। सातवान आए बाद में, और सातवान जो वंश के शासकों का राज्य हुआ है वो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और इनका संस्थापक जो था वो था सिमोक। हाँ, अगर ये आ जाए कि शीशे के सिक्के
शिष्य के सिक्के किसने चलाए, तो वो सातवाहन वंश के। फिर आता है मौर्य 322 ईस्वी पूर्व जो होती है। उसके बाद गुप्त आता है, ठीक है। शक 58 ईस्वी में ईस्वी पूर्व शक संवत की शुरुआत होती है। फिर एक शासक आता है कुषाण कनिष्क, और उसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, ठीक है। शक जो है ये अलग है, ये 58 ईस्वी पूर्व की बातें हैं, जबकि कुषाण जो है ये 78 ईस्वी की बातें हैं, ठीक है। तो अलग अलग हैं दोनों। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ खालिस्तान को नामित करने के लिए कुला शब्द का उपयोग करते हैं। तो रिश्तेदारों का नेटवर्क, परिवार, वंश, जाति। परिवार एक इकाई है, इसका संस्कृत में कोई उल्लेख नहीं है। ये अब वर्तमान में जो कुला बोलते हैं ऐसे है, ठीक है। तो कुल या वंश के लिए कुला शब्द का प्रयोग किया गया था। कुल ये उस कुल की बात है, ये कुल किनारा वाला है, ठीक है। दोनों अलग अलग है। पटियाला राजवंश के संस्थापक, तो पटियाला राजवंश के संस्थापक देखो, रणजीत सिंह तो है नहीं, रणजीत सिंह बाद में आए हैं, ठीक है। करम सिंह भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। महेंद्र सिंह, ये भी महेंद्रगढ़ के जो शासक हैं जो बताया जाता है, तो ये वाले तो है नहीं, ठीक है। तो अला सिंह नाम के एक राजा थे, उनको पटियाला राजवंश का संस्थापक माना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह बाद में आते हैं, और इन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। मुल्तान वगैरह ये प्रदेश इनके अधिकार में थे, सिंध मुल्तान। महाराजा रणजीत सिंह, इनके बेटे हुए दलीप सिंह, ठीक है। रणजी ट्रॉफी और दलीप ट्रॉफी ये दोनों किससे संबंधित है, क्रिकेट, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में दलीप सिंह, इनका जो कम उम्र का बेटा था, वो शासक बनता है, और इसकी महाराजा रणजीत सिंह की रानी को और दलीप सिंह इनके बेटे को वार्षिक पेंशन के लिए दे करके लंदन भेज देते हैं, और पंजाब को शामिल कर लेते हैं अंग्रेज। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी थी पांडिचेरी, गोवा, दमन और दीव। देखो क्या है, पांडिचेरी या वर्तमान में पुदुचेरी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थी। फ्रेंच एक जो गवर्नर था याद होता है डुप्ले, ठीक है। फिर फ्रेंच का और अंग्रेजों का युद्ध होता है। गोवा था ही नहीं, गोवा कभी से पुर्तगालियों का रहा है, ठीक है। पुर्तगालियों से आज़ाद भी करवाया गया है गोवा को 1961 में, ठीक है। 1498 में पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा आया था, ठीक है। और 1510 में ये लोग गोवा को अपना गोवा को जो है कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो पुर्तगालियों का रहा है 1961 तक। तो क्या था, पांडिचेरी। हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, तो हिटलर जर्मनी का चांसलर 1930, 1929, 1936, 1933। तो करेक्ट ऑप्शन है भाई 1933। 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। इसकी आत्मकथा थी मीन कैंप या मेरा संघर्ष, ठीक है। हिटलर के बारे में एक और बात, इन्होंने नाजीवाद की नीति अपनाई। नाजीवाद, यहूदियों को, बहुत सारे यहूदियों को जर्मनी से बाहर निकाला, जर्मनी से मारा, ठीक है। बहुत सारे यहूदियों का इन्होंने शोषण किया, दमन किया, मार गिराया, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध में अगर प्रमुख किसी व्यक्ति को माना जाता है तो एडोल्फ हिटलर को माना जाता है। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, ठीक है। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, वहाँ से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई, 1918, 1920, 1939, 1914। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना जो होती है वो करेक्ट आंसर है भाई 1920। देखो क्या है, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है, ठीक है।
और 1919 में एक संधि होती है, पेरिस की संधि, ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद होती है। और उसके बाद एक संधि होती है वर्साई की संधि। वर्साई जो महल है ये पेरिस के पास है, पेरिस फ्रांस में। वर्साई की संधि में जर्मनी के ऊपर जुर्माना थोपा गया था प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड। बाद में सभी देशों ने ये कहा कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, इसलिए हम एक संगठन बनाते हैं कोई। तो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी उस टाइम पे। अगर ये माना जाए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा बना, तो वो बना था राष्ट्र संघ। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो 1939 से 1945 तक हुआ, उसके बाद बना 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। नेक्स्ट, चोल के तहत ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख का उल्लेख है? जूनागढ़। देखो जूनागढ़ गुजरात में है, तो इसमें तो हो नहीं सकता। एहोल ये भी नहीं हो सकता। एहोल जो है वो पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है, पुलकेशन द्वितीय, ठीक है। नासिक, नासिक क्यों नहीं हो सकता? नासिक महाराष्ट्र में है, और चोल वाले जो थे वो कर्नाटक, केरल, ठीक है, यहाँ राज्य होता था उनका। तो उत्तरामेर जो शिलालेख है उसमें लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन का जिक्र है। देखो स्थानीय स्वशासन लोक या ग्राम प्रशासन की शुरुआत जो मानी जाए, तो स्थानीय स्वशासन का पिता भारत में कहा जाता है 1881 से लॉर्ड रिपन, उसने शुरुआत की, ठीक है। लेकिन अगर प्राचीन टाइम में किसने शुरुआत की थी, तो वो चोल वंश के राजाओं ने की थी। ये हमने HSSC की जो वीडियो बनाई थी ग्राम पटवारी के लिए, उसमें बताया था। तो थैंक यू। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप कमेंट करें जिस टॉपिक पे आप वीडियो